नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है जिसे आप इस न्यूज आर्टिकल के माध्यम से समझ सकते हो। भारत सरकार ने अलाउ कर दिया है कि भारतीय कंपनी अब ओवरसी यानी कि किसी भी फॉरेन कंट्री के एक्सचेंज के अंदर खुद को लिस्ट कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? आज कई सारी फॉरेन कंपनियां आपको देखने को मिलेगी जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है और भारतीय लोग इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाटा, यूनिलीवर, कैस्ट्रॉल, ये कुछ ऐसी कंपनी है जिनके नाम आपने सुने होंगे और ये इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड भी है। और क्योंकि हम लोग इन कंपनियों को जानते हैं, तो जब भारतीय व्यक्ति को लगता है कि मेरे को निवेश करना है मार्केट के अंदर, तो वो इन कंपनियों के अंदर भी इन्वेस्ट करता है। इन कंपनियों को भारत से कैपिटल प्राप्त होती है और इस कैपिटल के माध्यम से यही कंपनियां रिसर्च, डेवलपमेंट और अपने बिजनेस को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि कैपिटल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि आपने 9th क्लास की इकोनॉमी की एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा होगा। पर अगर मैं इंडियन कंपनी की बात करूं कि कोई इंडियन कंपनी है, जैसे मान लो इन्फोसिस है, उसकी किसी फॉरेन कंट्री के अंदर बहुत अच्छी प्रेजेंस है, लोग उस कंपनी को काफी अच्छे से जानते भी हैं, पर यह कंपनी उन देशों के फॉरेन एक्सचेंज के अंदर खुद को लिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक भारतीय कंपनियों को ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं किया था। ऐसी कंडीशन में हमारी कंपनियां फॉरेन एक्सचेंज से या कहूं ओवरसी के अंदर जितने भी स्टॉक मार्केट है वहां से कैपिटल गेन नहीं कर पाती थी और इसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम अभी तक देखने को मिलती थी। बट रिसेंटली भारत सरकार ने इस चीज को अलाउ कर दिया है और यह अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पिछले 5 साल से भारतीय कंपनियां भारत सरकार के इस एक्शन का इंतजार कर रही थी। 2018 के अंदर सेबी की एक एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि भारतीय कंपनियों को ओवरसी शेयर मार्केट के अंदर खुद को लिस्ट करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए। 3 महीने पहले भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहती है कि भारतीय कंपनियों को भविष्य में अलाउ किया जाएगा कि वो आईएफएससी एक्सचेंज के जरिए फॉरेन के एक्सचेंज के अंदर खुद को लिस्ट कर सके। इतना ही नहीं दोस्तों, एक कानून है कंपनीज एक्ट, इसे अमेंड किया गया था 2020 के अंदर और इस कानून के तहत भी कहा गया था कि भारतीय कंपनी जिस दिन गवर्नमेंट नोटिफाई करे उस दिन के बाद से फॉरेन एक्सचेंज के अंदर खुद को लिस्ट कर सकती है। पर 2020 के अंदर इस कानून के अंदर तो कहा था, पर भारत सरकार ने अभी तक कोई नोटिफिकेशन दिया नहीं था, जिसके कारण से यह स्टेप जो है वो इंप्लीमेंट हो नहीं पाया था। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और भारतीय कंपनियों को इस चीज को करने के लिए अलाउ किया गया। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि अगर अभी तक भारतीय कंपनियां फॉरेन मार्केट के अंदर खुद को लिस्ट नहीं कर सकती थी, तो फिर वो फॉरेन मार्केट से कैपिटल किस तरीके से गेन करती थी, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी और कौन कौन सी प्रॉब्लम इस स्टेप के जरिए सॉल्व हो सकती है, उसे मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। क्लासेस शुरू होने वाली है 6 से 16 नवंबर के बीच में, जहां पर आप लोगों को इंडिया के टॉप एजुकेटर ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को चाहिए कि आपको स्कॉलरशिप मिले इस ऑफलाइन बैच के अंदर, तो आप एस स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, जहां पर टॉप 3 रैंकर्स को 100% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी, टॉप 30 लोगों को 30% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी और इवन टॉप 3 रैंक के बच्चों को एक्स्ट्रा 3.5 लाख रुपए तक के स्पेशल रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तो जाओ इस स्कॉलरशिप टेस्ट को दो। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर अगर आप लोगों को रजिस्टर करना है तो नीचे मैंने एक लिंक पिन कर दी है। आज लास्ट डेट है इस स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर खुद को रजिस्टर करने का। कल आप लोग इस टेस्ट को दोगे दिल्ली और प्रयागराज के जितने भी सेंटर है वहां पर जाके, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि भारतीय कंपनी को अगर किसी फॉरेन कंट्री से अगर कैपिटल चाहिए होता था तो वो किस तरीके से लेती थी। तो जैसे मान लो कि ये एक कंपनी है, हेरा फेरी कंपनी या कहो बाबूराव कंपनी। इस बाबूराव कंपनी को अमेरिका के मार्केट के अंदर अपने स्टॉक्स निकालने हैं, तो ये क्या करती थी
पहले एक बैंक को ढूंढती थी, यानी कि किसी एक कस्टोडियन को ढूंढती थी, और जो शेयर इसे इन्वेस्टर को देना है वो सारे शेयर ये इस बैंक को देती थी। फिर बैंक एक एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, अगर अमेरिका के मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो, या ग्लोबल लेवल पे कहीं और इन्वेस्ट हो रहा है तो जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इसे इशू करती थी। और इस रिसीट के अंदर इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते थे, और जब इस रिसीट के अंदर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे तो इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है पहले बैंक के पास जाता था, और फिर बैंक जो है वो भारतीय कंपनियों को पैसा देती थी। इस तरीके से भारतीय कंपनी अपने शेयर जो है वो फॉरेन मार्केट के अंदर निकालते थे। इसके अंदर इंटरमीडियरी को ढूंढना काफी ज्यादा एक मुश्किल काम होता था। अब ये इंटरमीडियरी का काम हट जाएगा, क्योंकि अब भारतीय कंपनियां डायरेक्टली फॉरेन के एक्सचेंज के अंदर खुद को लिस्ट कर सकेगी। अभी तक ये एडीआर जीडीआर के अंदर इतनी समस्या होती थी कि जनरली कंपनियां जो है वो वहां पर जाती ही नहीं थी। 2018 का डाटा कहता है कि लगभग 12,440 करोड़ रुपए ही इस तरीके से कंपनियों के द्वारा रेस किए गए थे एडीआर और जीडीआर के माध्यम से। उसके बाद आप देखोगे तो कुछ ज्यादा ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है वो हुआ नहीं है एडीआर और जीडीआर के माध्यम से भारतीय कंपनियों के अंदर, क्योंकि ये अपने आप में काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और काफी समस्या भरी प्रोसेस है। इसके अंदर कंपनियों का नाम भी डायरेक्टली नहीं जाता है। अब ऐसा नहीं होगा, अब डायरेक्टली यहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकती है और कंपनी जो है वो फॉरेन के एक्सचेंज से कैपिटल को रेज कर सकती है। अब इसकी वजह से ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, 30 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर द्वारा निकाला गया, जिसके अंदर कहा गया कि सब सेक्शन 2 सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 5 के प्रोविजन को इंप्लीमेंट करती है। अब ये सेक्शन 5 क्या है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का, तो उसे आप यहां देख सकते हो। अब इसको पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, कानूनी भाषा है। साधारण भाषा के अंदर इस सेक्शन 5 के अंदर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर यह लिखा हुआ है कि कोई भी भारतीय कंपनी जो पब्लिकली रजिस्टर्ड है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड की यहां पर बात नहीं की जाती है, कोई भी पब्लिक कंपनी जो भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो होती है पब्लिक कंपनी। ये पब्लिक कंपनी कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में, दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, बल्कि कुछ भारत सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है कि अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज हो तो वहां पर आप लिस्ट हो सकते हो, यूके का है तो वहां हो सकते हो, दुश्मनों देश है वहां पर आप लिस्ट नहीं हो सकते, नहीं तो हो सकता है टेरर फाइनेंसिंग वगैरह के अंदर पैसा चले जाए। तो इस कारण से भारत सरकार ने यहां पे प्रिस्क्राइब्ड शब्द का प्रयोग किया है कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉरेन एक्सचेंज के अंदर गिफ्ट सिटी इसके अंदर इंक्लूडेड है, इनके अंदर डायरेक्टली लिस्ट कर सकती है भारतीय कंपनी, और इसके माध्यम से भारतीय कंपनी जो है वो कैपिटल क्रिएट कर सकती है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि क्या होता है, जब भी किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है तो वो इन्वेस्टर को अपने शेयर देती है, बदले में उसे कैपिटल मिलती है। अब किसी भी कंपनी को आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक के अंदर भी क्या होता है, इन्वेस्टर के मतलब लोग क्या करते हैं, वो अपना आइडिया लेके आते हैं, कैपिटल की दिक्कत होती है तो वो क्या कहते हैं कि हम आपको 39% तक की इक्विटी देंगे, यानी कि हमारी कंपनी का 39% का शेयर देंगे, आप हमारी कंपनी के अंदर निवेश करो, यही कहती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टर के पास में जाते हुए आप नॉर्मल व्यक्ति के पास में अगर जाओ तो आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाओगे, वहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। इसके माध्यम से कंपनी को पैसा मिलता है। कंपनी को जब कैपिटल मिलेगी या कंपनी को जब इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो उसकी मदद से वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएगी, अपने आइडियाज को प्रॉपर रूप से इंप्लीमेंट कर पाएगी, इवन अपने एम्प्लॉय को सही पैसा दे पाएगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉय के अंदर भी पैसा आए, एम्प्लॉय के हाथ में भी पैसा आएगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, मिडिल क्लास जो है वो एक्सपांड होगी और डिमांड जो है वो क्रिएट होगी, देश के अंदर सेविंग क्रिएट होगी, और अगर सेविंग क्रिएट होगी तो भविष्य के अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा। तो एक पूरी साइकिल यहां पे चलती है। इवन और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कंपनियां जो है वो क्रिएट कर पाएंगी। ये सब कुछ किसकी वजह से होगा? इस स्टेप के माध्यम से। इस स्टेप की वजह से भारतीय कंपनी फॉरेन फंड जो है वो ले पाएगी, अभी भी ले सकती थी पर अब और इजी तरीके से और एक नए चैनल के माध्यम से कर पाएगी। दूसरा क्या है कि भारतीय कंपनी की वैल्यूएशन
फॉरेन करेंसी के अंदर और बेहतर हो पाएगी। भारतीय स्टार्टअप या यूनिकॉर्न को भी इन्वेस्टमेंट मिल पाएगा। इवन हर कोई सी कंपनी किसी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जाकर रजिस्टर नहीं हो सकती। जैसे अमेरिका का फॉरेन एक्सचेंज है तो उसके भी कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड कंपनी आए और वो आके रजिस्टर कर ले, उनके भी कुछ गवर्नेंस के मिनिमम स्टैंडर्ड हैं। ऐसी कंडीशन में इन एक फॉरेन एक्सचेंज के अंदर खुद को लिस्ट कराने के लिए ये कंपनी अच्छे गवर्नेंस को फॉलो करेगी, जिसके कारण से कंपनियों के अंदर गवर्नेंस भी इंप्रूव होगा। ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।